Good morning, everyone. Previously, we were studying chapter number 1 what, where, how, and when. क्या, कहाँ, कैसे और कब. इसमें हम इतिहास के बारे में पढ़ रहे थे कि कैसे लोग अलग अलग नदियों के किनारे सेटल हुए, उन्होंने वहाँ पर रहना शुरू करा और कैसे कैसे उन्होंने अपना डेवलपमेंट किया, कैसे उनका विकास हुआ, कैसे वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आए और कैसे फिर आगे सभ्यता बढ़ी. जहाँ पर हमने छोड़ा था वो पार्ट था ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज. हमने देखा कि कैसे अलग अलग नदियों के किनारों पर लोगों ने रहना शुरू करा और शहर वहाँ पर बसने लगे. जैसे कि 2500 साल पहले गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे और समुद्र के किनारे बहुत से शहर पनपे और वो बड़े होते चले गए. अब आगे लोकेट द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी कॉल्ड द सन. अब हम मैप में देखेंगे कि गंगा कहाँ पर है और उसकी जो सहायक नदी है सोन वो कहाँ पर है. गंगा और उसकी सहायक नदी सोन. देखिए गंगा तो यहाँ पर है और उसकी सहायक नदी जो है सोन वो ये है यहाँ पर. ये दोनों नदियाँ हैं. चिंकी, तो ये है गंगा और उसकी सहायक नदी सोन. इन एशियन टाइम्स द एरिया अलॉन्ग दिस रिवर्स टू द साउथ ऑफ द गंगा was known as Magadha, now lying in the state of Bihar. पुराने समय में जो एरिया, जो जगह इन नदियों के दक्षिण में पड़ती थी, यानी कि गंगा के दक्षिण में थी, उसको मगध कहा जाता था और अब वो बिहार के राज्य में पड़ती है. यानी कि जो भारत का बिहार राज्य है वहाँ पर वो अब पड़ती है. मैं आपको मैप में लोकेट करके दिखा देता हूँ. ये वाला एरिया जो है, ये वाला एरिया, ये पुराने समय में मगध था. ये गंगा के दक्षिण का एरिया है. इट रूलर्स वर वेरी पावरफुल एंड सेट अप अ लार्ज किंगडम. इसके जो शासक थे वो बहुत ताकतवर थे और उन्होंने एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा किया था. किंगडम्स वर सेट अप इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल. और भी ऐसे साम्राज्य थे जो हमारे देश के और भी हिस्सों में डेवलप हुए थे, यानी कि वो वहाँ पर पनपे थे और आगे बढ़े थे. थ्रू आउट पूरे समय में पीपल ट्रेवल्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सबकॉन्टिनेंट टू अदर. और हमेशा ही लोगों ने यात्रा करी भारतीय उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में. द हिल्स एंड हाई माउंटेन्स, पहाड़, जो ऊंचे पहाड़ हैं जैसे कि इंक्लूडिंग द हिमालयाज, जैसे कि हिमालयाज, रेगिस्तान, डेजर्ट्स, रिवर्स, नदियाँ, एंड सीज और समुद्र, मेड जर्नी डेंजरस एट टाइम. इनमें यात्रा करना बहुत ही खतरनाक था समय समय पर, बट नेवर इम्पॉसिबल. लेकिन कभी भी ये इम्पॉसिबल नहीं था. यानी कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि लोग इन चीज़ों से डर गए हों. उन्होंने इसके बावजूद भी यात्रा करी है. सो मैन एंड वुमेन मूव्ड इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड. इसलिए आदमी और औरतें हमेशा एक जगह से दूसरी जगह जाते रहे, किसकी खोज में? सर्च ऑफ लाइवलीहुड, यानी कि जीविका की खोज में. लाइवलीहुड का मतलब होता है जीविका. एंड ऑल्सो टू एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर लाइक फ्लड और ड्रॉट. और जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उनसे बचने के लिए भी वो एक जगह से दूसरी जगह जाते रहे, जैसे कि सूखा और बाढ़. समटाइम्स मैन मार्च्ड इन आर्मीज कॉन्करिंग अदर लैंड. और कभी कभी जो लोग थे वो
उन्होंने एक आर्मी की तरह काम किया। वो एक जगह से दूसरी जगह आर्मी बनाकर गए और उन्होंने दूसरी जगहों को जीता। बिसाइड्स मर्चेंट ट्रेवल्स, इसके साथ साथ जो व्यापारी लोग थे उन्होंने भी यात्रा की अपने कारवां के साथ। कारवां मतलब बहुत बड़ा काफिला। और शिप्स कैरिंग वैल्यूएबल गुड्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, या फिर उन्होंने पानी की नाव या जहाज के द्वारा भी यात्रा करी व्यापारियों ने, और वैल्यूएबल गुड्स यानी कि बहुत ही कीमती सामान एक जगह से दूसरी जगह लेकर वो गए। एंड रिलीजियस टीचर्स वॉक्ड फ्रॉम विलेज टू विलेज, और जो धार्मिक प्रचारक थे या अध्यापक थे वो भी एक गांव से दूसरे गांव गए। टाउन टू टाउन, एक कस्बे से दूसरे कस्बे गए। स्टॉपिंग टू ऑफर इंस्ट्रक्शन एंड एडवाइस ऑन द वे, और रुकते रहे लोगों को इंस्ट्रक्शन और एडवाइस देने में, यानी कि उन्हें सलाह देने में और उन्हें कभी कभी निर्देश भी देने में। इंस्ट्रक्शन का मतलब निर्देश होता है, इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है निर्देश, और एडवाइस का मतलब होता है सलाह। फाइनली सम पीपल परहैप्स ट्रेवल ड्रिवन बाय अ स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, और कुछ लोगों की जो यात्रा थी वो कभी कभी किस चीज़ से प्रेरित हुआ करती थी? एडवेंचर से। स्पिरिट ऑफ एडवेंचर यानी कि स्पिरिट का मतलब भावना, यानी कि एडवेंचर की भावना से, यानी कि एक नई नई जगह को खोजने की एक भावना से भी लोग एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। वांटेड टू डिस्कवर न्यू एंड एक्साइटिंग प्लेसेस, क्योंकि उनके अंदर ये भावना थी कि वो नई और बहुत ही अच्छी जगहों की खोज वो करें। ऑल दिस लेड टू द शेयरिंग ऑफ आइडियाज बिटवीन पीपल, और इससे क्या हुआ? ऑल दीज, ये सब चीज़ों से, इन सब गतिविधियों से क्या हुआ? लोगों के विचारों की शेयरिंग हुई, यानी कि लोगों के विचारों का आदान प्रदान एक दूसरे से हमेशा होता रहा। क्योंकि जब लोग एक जगह से दूसरी जगह गए तो उनकी आपस में बातचीत हुई और इस वजह से लोगों के विचारों का आदान प्रदान होता रहा। अब क्वेश्चन ये उठता है, व्हाई डू पीपल ट्रेवल नाउअडेज? लोग आज के समय में यात्रा क्यों करते हैं? लुक एट मैप 1 वंस मोर, एक बार हम दोबारा मैप 1 को देखेंगे। हिल्स, माउंटेन्स एंड सीज फ्रॉम द नेचुरल फ्रंटियर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, और इसमें देखेंगे कि जो पहाड़ हैं, पर्वत हैं और जो समुद्र हैं वो क्या हैं? वो नेचुरल फ्रंटियर बनाते हैं भारतीय उपमहाद्वीप के। नेचुरल फ्रंटियर मतलब प्राकृतिक बॉर्डर बनाते हैं। वो कैसे बनाते हैं मैं आपको मैप में लोकेट करके दिखा देता हूँ। जैसे उत्तर का ये जो एरिया है ये पूरा हिमालय हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और एक तरह से ये बॉर्डर बनाते हैं चाइना से। इसी तरह यहाँ पर ये पूरा कोस्टल रीजन है, दोनों तरफ समुद्र है, ये भी एक तरह से यहाँ पर बॉर्डर बनाते हैं। तो ये जो प्राकृतिक चीज़ें हैं ये एक तरह से भारतीय उपमहाद्वीप का बॉर्डर बनाते हैं। While it was difficult to cross this frontier, those who wanted could and did scale the mountain and cross the seas. वैसे तो बहुत ही मुश्किल है इन बॉर्डर्स को पार करना, लेकिन those who wanted, जिन्होंने चाहा, could and did scale the mountain, उन्होंने पर्वतों पर चढ़ाई करी, and crosses the river, और समुद्रों को पार किया। People from across the frontier also came into the subcontinent and settled here. और जो लोग दूसरे देशों के थे, यानी कि हमारे देश के नहीं थे, बॉर्डर के पार रहते थे, वो भी भारतीय उपमहाद्वीप में आए और यहाँ पर सेटल हो गए, यानी कि यहाँ पर बस गए। These movement of people enriched our cultural tradition, और ये जो लोगों का आवागमन हुआ एक जगह से दूसरी जगह, इससे क्या हुआ? एनरिच्ड आवर कल्चरल ट्रेडिशन, यानी कि हमारी सांस्कृतिक जो सभ्यताएं हैं उसको बढ़ावा इन चीज़ों ने दिया। क्योंकि जब लोग एक जगह से दूसरी जगह आए तो उनके आपस में विचार एक दूसरे के पास जाने लगे, जिसके से संस्कृति में इजाफा हुआ, लोगों को नए नए विचार और आइडियाज़ आने लगे। People have shared a new way of carving stones, जैसे कि लोगों ने एक दूसरे से
क्या शेयर किया? न्यू वेज ऑफ कार्विंग स्टोन, के कैसे कैसे पत्थरों को नए नए तरीके से गढ़ा जा सकता है। कार्विंग का मतलब गढ़ना। कंपोजिंग म्यूजिक, कैसे संगीत बनाया जा सकता है। एंड इवन कुकिंग फूड ओवर 700 ईयर्स, और कैसे नए नए तरीके व्यंजन या खाना बनाया जा सकता है। ये सारे विचारों का आदान प्रदान लोगों के एक जगह से दूसरी जगह जाने से हुआ, और ये साल दर साल होता रहा। सैकड़ों सालों से ऐसा हो रहा है। नेम ऑफ द लैंड। टू ऑफ द वर्ड्स वी ऑफन यूज फॉर आवर कंट्री आर इंडिया एंड भारत। दो शब्द जो ज़्यादातर हम इस्तेमाल करते हैं अपने देश के लिए वो हैं इंडिया एंड भारत। इंडिया एंड भारत। द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत, और जो इंडिया शब्द है वो इंडस शब्द से बना है और इसी शब्द को सिंधु बोलते हैं संस्कृत भाषा में। फाइंड ईरान एंड ग्रीस इन योर एटलस। अब आपको एक काम करना है कि अपने एटलस में ईरान और ग्रीस, ये दो देश हैं, इनको ढूंढना है। ईरान एशिया में है और ग्रीस जो है वो यूरोप में पड़ता है। द इरानियन एंड द ग्रीक्स हु केम थ्रू द नॉर्थ वेस्ट अबाउट 2500 years ago and who were familiar with the Indus called it the Hindus or the Indos, and the land to the east of the river was called India. तो जो लोग द इरानियन एंड द ग्रीक, जो लोग ईरान के रहने वाले थे और ग्रीस के रहने वाले थे, हु केम थ्रू द नॉर्थ वेस्ट, जो नॉर्थ वेस्ट दिशा से आए थे। देखो भारत का जो नक्शा है उसकी नॉर्थ वेस्ट दिशा है ये वाली, नॉर्थ वेस्ट। तो जो लोग इधर से आए थे, इस दिशा से आए थे, क्योंकि इधर ही ग्रीस और ईरान पड़ते हैं, इसी दिशा में पड़ते हैं, तो वो लोग ग्रीस के और ईरान के रहने वाले जो लोग थे वो इंडस से फैमिलियर थे, यानी कि वो हमारे देश को जानते थे और वो इसको हिंडोज या इंडोज बोलते थे। एंड द लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर वॉज कॉल्ड इंडिया, और वो कहते थे कि जो जगह नदी के पूर्व में है उसको इंडिया कहा जाता है। द नेम भारता वॉज यूज फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट, और जो भारत नाम था ये उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता, उन लोगों के समूह के लिए इस्तेमाल किया जाता था हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट, जो उत्तर पश्चिम में रहा करते थे। एंड हु आर मेंशन्ड इन द ऋग्वेद, और जिनके बारे में ऋग्वेद में भी वर्णन किया गया है, जिनका वर्णन ऋग्वेद में भी किया गया है। मेंशन का मतलब होता है वर्णन करना, बताना। द अर्लीस्ट कंपोजिशन इन संस्कृत, जो कि एक सबसे पुरानी कंपोजिशन है संस्कृत की, यानी कि सबसे पुरानी लिखी हुई किताब है जो संस्कृत भाषा में लिखी गई है, और ये करीब 3500 साल पहले लिखी गई है। लेटर इट वॉज यूज्ड फॉर द कंट्री, और बाद में ये इस्तेमाल होए जाने लगी हमारे देश के लिए। आज इतना ही करेंगे और बचा हुआ चैप्टर नेक्स्ट सेशन में करेंगे। थैंक यू।